बहुत अजीब सा लगता है, बहुत आसान लगता है ये दिवस वो दिवस, लेकिन आपको पता है कि इन दिवस के पीछे, चाहे शहीदी दिवस हो, राजौरी दिवस हो, इन दिवस के पीछे कितनी कुर्बानियाँ थी। इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के पीछे किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, फौज में से भी और आम लोगों से भी। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों के अलावा राजौरी ज़िले के ज़्यादातर हिस्से पर इन लोगों ने कब्जा किया था और उसके बाद इन लोगों को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि अपने इलाके को कब्जे से मुक्त भी करा लिया। महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद बहुत सारी कुर्बानियां दी गई। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेल दिया और उनके कब्जे वाले इलाके पर दोबारा कब्जा किया। इस लड़ाई में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए थे, इलाकाई लोग भी, जबकि राजौरी जिले के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी, जो कि अनगिनत भी हैं। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ने वाले इन बहादुरों को याद करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। हर साल बैसाखी के मौके पर 13 अप्रैल को राजौरी दिवस मनाया जाता है। शहीदों को याद किया जाता है। हम उनकी बहादुरी को याद कर पाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियां दी थी आज के दिन के लिए नहीं, उनकी कुर्बानियां उनकी इन श्रद्धांजलि से ज़्यादा हैं। उनकी कुर्बानियां हमारे मुल्क के लिए थी, अपने इलाके के लिए थी। आज भी राजौरी डे के मौके पर शहीदों की याद में इंडियन आर्मी की जानिब से एक प्रोग्राम हुआ जिसमें LG मनोज सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर राजौरी समेत सेना के सीनियर पुलिस अफसरान और सेना के अफसरान और उसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान राजौरी के शहीदों को याद करते नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि पेश की। उसके सामने हमारे बहादुर सैनिक और जवान डटे हुए जो न सिर्फ उन खतरों को रोक रहे हैं बल्कि उसे समाप्त करने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और राजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मैं आवाम के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर ऐसे तत्वों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आतंक को समूल समाप्त करने का व्रत आज हमें लेना चाहिए। अवाम की समझ शक्तियों का एकत्रीकरण ही आतंकवाद और दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि विकास तभी होगा जब शांति स्थापित होगी। कुछ तत्व ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, शांति स्थापित करने में हमारे बहादुर जवान, सेना, पुलिस, CAPF के लोग तो लगे ही हैं। आवाम का भी ये नैतिक दायित्व है, प्राथमिक कर्तव्य है। शांति स्थापित होगी तो विकास भी होगा। राजौरी दिवस पर मैं एक बार फिर से सभी शूरवीरों और यहाँ के बहादुर नागरिकों जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो उन बहादुरों की याद में आज का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ख़ास रहा। LG मनोज सिन्हा खुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे भी। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो न सिर्फ इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे बल्कि खुद इस इलाके से आते हैं जहां के लोगों ने अपनी बहादुरी से दुनिया को ये पैगाम दिया कि कब्जा कर लो लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वापस ज़रूर खदेड़ देंगे। अंकित, क्या कुछ हुआ आज के दिन के बारे में, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में पहले हमें बताइए। आमिर, आपको बता दूं कि आज का जो दिन है ये राजौरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि ये जो दिन है 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल के साथ हम लोगों ने मिलकर सेना के साथ राजौरी को आज़ाद करवाया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा जो राजौरी है, राजौरी 13 अप्रैल 1948 को आज़ाद हुआ था। दरअसल जब पार्टीशन हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए, और उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ कबालियों ने राजौरी के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, और तब हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये अलग कंट्री हुआ करती थी, इसके यहाँ पे महाराजा हुआ करते थे। और उस वक्त जब जो यहाँ के महाराजा हरि सिंह थे, उन्हें ये पता चल गया कि अब मेरी सेना भी कुछ नहीं कर सकती और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उस वक्त जो है इंडिया का जो इंडिया के साथ असेशन जो है महाराजा हरि सिंह ने कर दी, और तब से जो है उसके बाद हिंदुस्तान की फौजें जो है उन्होंने राजौरी का यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया।
उससे पहले रजौरी के अंदर जो पाकिस्तानी कबायली थे उनके द्वारा इतने जुल्म किए गए, इतने सितम किए गए, जो मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। यहाँ की बहु बेटियों की आबरू तक लूटी गई, उनके घर लूट लिए गए, और यहाँ के कुछ मुसलमान भाइयों ने भी, इवन के हमारे हिंदू बहन भाइयों की मदद करना चाहिए, लेकिन उन्हें भी उन कबायलियों ने मार दिया। और बहुत सा जुल्म सहने के बाद जो है एक दिन ऐसा आया, वो 13 अप्रैल 1948 का, कि जब हिंदुस्तानी फौज जब यहाँ पे पहुंची और उसके बाद लोकल लोगों की मदद से जो है इस पूरे इलाके को हिंदुस्तानी फौज ने अपने कब्जे में कर लिया, तब जाके यहाँ के लोगों को आज़ादी मिली। और यहाँ हजारों की तादाद में हमारे सिविलियन लोग जो है वो मारे गए, सेना के जवान हैं उनकी यहाँ पे शहादत हुई। और मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी हिंदू, उनकी जो बहु बेटियां हैं, कईयों ने तो जहर खा लिया, कईयों ने कुएं में छलांग मारकर अपनी जानों को गंवा दिया, और आज भी वो कुएं यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे उन महिलाओं ने अपनी जानों को गंवाया। और वो बलिदान स्तंभ भी जो है आज यहाँ पे रजौरी के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे जो है वो इस चीज की साक्षी है कि यहाँ के लोगों ने जो है अपनी जानों को गंवाया। हर साल जो है उनके नाम का यहाँ पे प्रोग्राम होता है, उनके नाम का यहाँ पे हवन यज्ञ किया जाता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज रजौरी के अंदर भी जो है रजौरी डे मनाया गया, रजौरी दिवस मनाया गया, जिसमें मनोज सिन्हा जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मुख्य अतिथि थे और इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अब हमारे साथ राही कपूर भी जुड़े हुए हैं पुंछ से। राही, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेना, जवान, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की जानिब से प्रोग्राम था, लेकिन एक खास तौर पे एक राजौरी पुंछ वालों के लिए इस दिन को किस तरीके से वो देख पाते हैं, कैसे वो मनाते हैं, कैसे उस पुरानी यादों को कैसे कुरेदते हैं वो? देखिए आमिर, बिल्कुल रजौरी डे एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां पर जैसे मेरे सहयोगी अंकित बता रहे थे डिटेल में कि एक तरफ तो वो दर्द सहे हैं, उन लोगों ने दर्द सहे हैं कि किस तरीके से कबालियों का जो कब्जा था, किस तरीके से उनकी पकड़ थी वहां पर, और किस तरीके से उन्होंने जुल्म सितम किया उन लोगों के साथ। और दूसरी तरफ ये दिन एक प्राउड मूवमेंट भी ये दर्शाता है कि उन सब की एक सैक्रिफाइस, एक उनकी फाइट जो है वो उन लोगों के साथ फाइट करने के बाद जो है रजौरी को आजाद करवाया गया। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन रजौरी जो है 13 अप्रैल 1948 को आजाद हुआ। तो ये उन शहीदों की याद में, ये उन वीरों की याद में जो है ये बनाया जाता है, जिसे रजौरी पुंछ की आवाम को बेहद फक्र है। और रजौरी पुंछ की आवाम, अगर पुंछ का इतिहास भी देखा जाए, जब पुंछ लिंक अप डे होता है, क्योंकि ये जो दो ऐतिहासिक पल होते हैं, एक पुंछ लिंक अप डे और दूसरा रजौरी डे, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों का एक अलग ही इतिहास है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज देश भर के अंदर, देश भर की जो जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, या देश के जो वीर सेनानी हैं या वीर सपूत है, हमारी भारत सरकार है या फिर जम्मू कश्मीर सरकार है, कि वो देश के हर एक नागरिक तक, हर एक उस यंगस्टर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर रजौरी डे जो ये बनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी, इनसाइड स्टोरी क्या है, किन लोगों ने अपनी मातृभूमि के खातिर, अपने देश के खातिर, अपने जो है वो लोगों के खातिर एक सैक्रिफाइस दिया था, एक अपनी जान जो है वो जानों को निछावर करके आज इस ऐतिहासिक दिन को बनाया गया था। कि एक बहुत पीड़ादायक जो वो समय था कि जिसमें उनको काफी दर्द सहने पड़े, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय सेना के सहयोग से इस पूरे इवेंट को आमिर, ये जम्मू कश्मीर में जो तैनात भारतीय सेना की जो 25 इन्फेंट्री डिप है, जो रजौरी में तैनात है, जिसके अंतर्गत ये रजौरी पुंछ और बहुत बड़ा एरिया आता है, कई ब्रिगेड आते हैं, कई यूनिट आती हैं, उसके अंतर्गत ये ALG ग्राउंड रजौरी में कार्यक्रम मनाया जाता है। और एक हफ्ता, लगभग 10 दिन पहले इसके कार्यक्रम शुरू होते हैं, जिसमें तमाम सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे वो मेंढर, पुंछ, सुरंगकोट, मंडी, बफलियाज, उसके बाद नौशहरा या आसपास के जितने भी क्षेत्र है, वहां की आवाम, वहां के बच्चे, वहां के स्कूली छात्र, वहां के जो सीनियर सिटीजन है, वहां के जो वेटरन है, जो वीर सेनानी है, उन सब जो रिटायर्ड पर्सनल है, उन सबको एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाता है और खास तौर पर उन्हें सम्मान दिया जाता है आमिर, जिनके परिवार इस आज के दिन में उन्होंने सैक्रिफाई किया था, जिन्होंने देश के खातिर, मातृभूमि के खातिर वो सब पीड़ा सहते हुए अपने इस इलाके को, अपने क्षेत्र को जो है वो आजाद करवाया था, उन्हें खास तौर पर सम्मानित किया जाता है। और बच्चे जो हैं वो, वहां के यूथ जो है वो रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत करते हैं और उन शहीदों की याद में, उन लोगों की याद में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। और भारतीय सेना इसमें काफी ज्यादा एक मंच भी प्रोवाइड करती है कि जो यंगस्टर, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर कोई हुनर है,
है, एक टैलेंट है, उस टैलेंट को भी यहाँ पर निखारा जाता है। वो तमाम तरह के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर सेना के जो कई फोर्सेस थे वो अलग अलग टुकड़ियां जो है अपना यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। और खासतौर पर आज बैसाखी का दिन यानी 13 अप्रैल 2025 है, लेकिन 13 अप्रैल के दिन ये विशेष तौर पर एक तो बैसाखी का पर्व जहां पूरा देश का पूरा वर्ल्ड में जहां जहां भी भारतीय हैं वो इसको बनाते हैं। इसमें कहा जाता है कि खालसा पंथ की जो है वो स्थापना भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजौरी का इतिहास जो है इसके साथ सीधा तौर पर कनेक्टेड है, राजौरी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये इतिहास, ये पल, ये दिन सबको याद दिलाता है उन जो परिवारों को जिनके अपनों ने इसमें दर्द सहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। कहीं उनके लिए मायूसी भी होती है, लेकिन उन्हें फक्र भी है कि इस जिला के अंदर हम रहते हैं, जिस जिला में हमारे अपनों ने प्राणों की आहुति तो दी है, लेकिन हमारे अपनों ने एक जो है वो ध्वज जो है वो वहां पर फहराया है। एक देश के खातिर अपना सम्मान जो है वो आज पूरे विश्व भर में राजौरी डे को एक ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसमें राजौरी पहुंच गया जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत देश को गर्व है आज के इस दिन पे, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, जो पाकिस्तान से आए हुए कबाली थे, उन्होंने बहुत ही दर्दनाक मंजर वहां पर लोगों के साथ जो है वो इस तरीके की मतलब कि ऐसे दर्द लोगों को दिए हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उन वीरों को एक सम्मान पर पूरी श्रद्धांजलि दी जाती है। आज हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर उपस्थित थे, साथ में 25 इन्फेंट्री के जीओसी थे, तमाम भारतीय सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे, वहां के स्थानीय विधायक, जो सीनियर सिटीजन है, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम तरह के जितने भी सिविल सोसाइटी और खासतौर पर जो रिटायर्ड पर्सनल है जिन्होंने भारतीय सेना में अपना समय दिया है, देश के लिए जो है वो सेवा दी है, उनके या फिर वीर नारियां हैं जिनके हस्बैंड या फिर जिनके बच्चों ने वो अपना सैक्रिफाई किया है देश के लिए, आज उनको एक सम्मानित बड़ा दिन है। तो राजौरी डे अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए आज सबको जो है एक फक्र महसूस हो रहा है आमिर। और ये दिन कभी बुलाया नहीं जा सकता, शब्दों में इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसको बुलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और राजौरी जो है वो 13 अप्रैल 1948 को आजाद हुआ। अपने आप में एक इतिहास है आमिर जी। बड़ी बात है और जाहिर है कि इसी इतिहास को याद करते हुए आज का दिन मनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि जब उस तरफ से कबायली आए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी भी मजहब जात पात नहीं देखे, बल्कि उन्होंने अपनी मनमानियां की। खासतौर पर टैक्टिकल पॉइंट से क्यों ये लगा हुआ बॉर्डर से लगा हुआ इलाका जरूरी है, ये राही मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन उससे पहले अंकित आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस टाइम पे 1948 में क्या वजूहात थी कि आम लोग भी फौज के साथ खड़े हो गए थे और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे और अपने इलाके को आजाद किया? देखिए आमिर, जब हिंदुस्तान के साथ हमारे जम्मू कश्मीर का हलाक हुआ, सेशन हुआ, तो उस वक्त जो हिंदुस्तान की जो फौजें यहाँ पे पहुंची तो उन्हें यहाँ के रूट्स, यहाँ की जगहों का पता नहीं था। और उस वे से जो है यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सेना की हेल्प की, सेना की मदद की और उन्हें गाइड किया कि कहाँ पे कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है, क्योंकि जो कबाली हैं वो उन्होंने पूरी तरह से जो है पूरे राजौरी को कैप्चर कर लिया था। हर एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर, हर मेन पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, ताकि अगर यहाँ पे फौज आती है तो उसे किस तरह से अपना निशाना बनाया जा सके। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है, आम लोग हैं, जो उस वक्त के जो नौजवान थे, उन्हें ही ये मालूम था कि किस तरह से जो है, किस रास्ते से होकर जो है इन कबालियों का जो है खात्मा यहाँ से किया जा सकता है। तो आम जनता ने भी उनके साथ मिलकर जो है सेना का साथ दिया और उसके साथ साथ जो है उन्हें यहाँ से खदेड़ा। और इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग हजारों की तादाद में जो है मर्द, औरतों ने, बच्चों ने जो है अपनी जानों को जो है यहाँ पे कुर्बान कर दिया और बड़े ही ज्यादा जुल्म सितम यहाँ पे किए गए, जो बयान ही करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज भी जब हम उन परिवारों के साथ मिलते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, तो आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज भी जो है वो लोग लगभग 100, 120 साल, 30 साल से भी जो है ऊपर थे, जो तो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत मालूम है, तब वो जिंदा थे और आज उनकी उम्र लगभग 100 से भी ऊपर है, जो लोग उस वक्त 7, 8, 10 साल के हुआ करते थे। और जब हम उनसे कभी बात करते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई उस वक्त का हमें बताएं क्या कैसे हुआ, तो वो थोड़ी सी बात करते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आप सोचिएगा कि जब किसी
कि बहू बेटी को उसके सामने जो है उसके साथ गलत किया जाए, बच्चों को माँ बाप के सामने काट दिया जाए, स्लॉटर कर दिया जाए, तो उस वक्त जो है उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और रजौरी डे की अहमियत जो है यहाँ के लोग बहुत ज्यादा समझते हैं और बहुत बड़े फेस्टिवल से भी ज्यादा जो है इस दिन की अहमियत जो है वो दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, हमारी सेना और उसके साथ साथ बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें संघर्ष ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी क्लब रजौरी ग्रैंड है, इनके अलावा भी और भी कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो लगभग एक हफ्ता पहले ही इस रजौरी डे को मनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। उसके साथ साथ रजौरी डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो है क्लीनलीनेस ड्राइव जो है साफ सफाई की ड्राइव जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ ड्रग्स के ऊपर यहाँ पे ड्रग्स खत्म करनी है उसके ऊपर प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं। उसके साथ साथ मोटर व्हीकल को लेकर जो है लोगों को, नौजवानों को बताया जाता है कि सेफ्टी कितना जरूरी है। पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, तो नौजवानों के बीच में जो है अलग अलग तरह से अवेयरनेस लाई जाती है ताकि रजौरी डे के ऊपर जो है नौजवानों को, यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें समझाया जाए और साथ ही हमारा जो फ्यूचर है उसे भी बताया जाए कि आखिर रजौरी डे को मनाना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि सबको पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारा जो रजौरी पुंछ पीर पंजाल खिता है, यहाँ पे जो है लोगों को, हमारे आने वाले फ्यूचर को जो है ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा रजौरी जो है वो कब आजाद हुआ। तो इस चीज को लेकर जो है मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि पूरी तरह से किस तरह से हमारे यहाँ के लोगों ने मिलकर सेना का साथ दिया और यहाँ से उन कबालियों को खदेड़ा और उसके बाद जाके हमारा रजौरी जो है यहाँ पे आजाद हुआ था। जी आमिर, कि इन तमाम तर चीज़ों के लिए क्या कुर्बानियाँ दी गई उसको आपने यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया और शायद इस चीज़ से आवाम को ये समझ में आए कि 1948 का वो दिन जब ये लम्हा गुजर रहा था रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ, तो क्या कुछ आलम रहा होगा उस टाइम पे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेट्स के लिए आज के लिए। राही, आपसे मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि आखिर रजौरी या पुंछ उस तरफ से ही आखिर क्यों ये कबालियों का हमला हुआ था, क्या कुछ था उस दिन और कितनी दिनों तक ये संघर्ष चले थे? देखिए आमिर, एक चीज क्लियर है कि रजौरी पुंछ, जहां आज से पहले हम इतिहास की बात कर रहे हैं, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ उसके पहले की क्या स्थिति रही है रजौरी पुंछ के अंदर, क्या कुछ मतलब कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कबाली थे उन्होंने किस तरीके का यहाँ पर लोगों को दर्द दिया है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश की आजादी के बाद जो है वहां पर आज का जो समय, मौजूदा समय में भी आज कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सीमावर्ती रजौरी पुंछ बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है। तो एक तरफ यहाँ की आवाम के साथ एक बैकबोन जो है वो एक दीवार की तरह कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो खड़ी हुई है। तो ऐसे में भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया था कि उनका एक मकसद था, जब आर्मी को, जब उन यूनिट्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, कि जब कबालियों को यहाँ पर काफी ज्यादा उनकी जो है पकड़ यहाँ पर हो गई थी, वो आम जनता के साथ किसी मजहब को देखे बिना जो है वो इस तरीके का व्यवहार करते थे, मतलब कि बहुत भयंकर स्थिति थी उस समय। तो कहीं ना कहीं जहां पर सेनाएं यहाँ पर उपस्थित थी, सेनाओं ने अपना मोर्चा संभाला और बाकी के जो लोग थे उन्हें एक बैकबोन के तौर पर वो मिला। तो वो लोग भी सेना के साथ एकदम से खड़े हो गए और सेना के साथ मिलकर उन कबालियों को यहाँ से जो है वो खदेड़ा था। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो आज भी हमारा जो पड़ोसी देश है वो अपनी जो है वो नापाक कोशिशें जो है लगातार जारी रखता है। आपको पता है कि आए दिन इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से या तो घुसपैठ के प्रयास किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए जाते हैं जो आज तक जारी हैं। लेकिन इस सब स्थिति को चुनौतीपूर्ण देखते हुए भी हमारी भारतीय सेना या फिर हमारी जो आवाम है, रजौरी पुंछ के लोग हैं, रजौरी पुंछ के लोगों का आमिर एक इतिहास रहा, खासतौर पर रजौरी। तो आज हम इस 13 अप्रैल के दिन रजौरी डे के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पुंछ की खसूसन बात आपको बताऊं तो पुंछ के अंदर भी जो है बिना मजहबों मिल्लत हर एक वो नागरिक जो अपने देश के साथ प्यार करता है, जो अपने देश के साथ प्रेम करता है, उसने अपने देश के खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर, अपनी आवाम की खातिर एक आपसी भाईचारे को मेंटेन रखते हुए, भाईचारे को एक मजबूत रखते हुए, क्योंकि दुश्मन देश चाहता था कि आपस में भाईचारे में दरार पड़े, उस चीज को कायम रखते हुए आज वो मैं कहूंगा कि एक झंडा गाड़ा है कि एक दुश्मन देश पर या उन देश विरोधी ताकतों के मुंह पर एक तमाचा है कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए जो है देश विरोधी ताकतों के साथ वो लोग आवाम लड़ी है। आज भी देश की सेना के साथ वो लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें भी देखा गया है कि स्थानीय लोगों ने सेना का भरपूर सहयोग किया है
कि कोई नहीं चाहता कि हमारे इलाके में जो 1947-48 उस समय का जो दौर था वो हालात वापस यहाँ पर उत्पन्न हो, वो सिचुएशन यहाँ पर हो, क्योंकि आज देश तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना चाहता है, लोग अपने बच्चों को एक अच्छी पोस्टों पर चाहते हैं कि अच्छा बच्चे हमारे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करे, अपनी आवाम का नाम रोशन करे। ये सब पीड़ा, ये सब दर्द जो है वो सहते हुए भी आज लोग जो है उस मैदान में डटे हुए हैं, अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और कभी भी नहीं चाहते कि देश विरोधी ताकतें या देश का दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। बड़ी बात है और यही वजह है कि आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर वो कहानी है और जिसकी वजह से हम उन कुर्बानियों को याद कर पाते हैं। राय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। देखिए 1948 का वो दिन जब यहाँ पे लोगों ने अपनी बेड़ियों को तोड़ करके आम लोग, 1948 का ज़माना जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकल तौर पे या फिर उस एक मैच्योरिटी के लेवल पे उतनी ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अपनी आज़ादी प्यारी थी, अपनी जान की कुर्बानियां देने के पीछे वो पीछे नहीं हटे और उसके साथ साथ उन्होंने फौज का साथ दिया और आगे बढ़े, मुल्क को आज़ाद कराया, राजौरी को आज़ाद कराया और आज का दिन यकीनन हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खराज अकीदत देते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सागर साहब वेलकम करते हैं आपको और चूंकि हम लोग इस मामले में लेमैन हैं, आप हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे खास तौर पे राजौरी डे क्या महत्व रखता है हिंदुस्तान की तारीख में? देखिए 1947 में जब भारत का J&K स्टेट का भारत के साथ, तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी, जो एक ब्रिटिश गेम भी कहते हैं, द ग्रेट गेम भी कहते हैं, जिसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। उन्होंने 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, उसको जबरदस्ती एनेक्स करने के लिए। एम था कि श्रीनगर पहुंचा जाए और वहां जाकर के महाराजा को बंदी बना के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाए और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाए, असैसिनेशन कर दी जाए और कश्मीर को कैप्चर कर लिया जाए। उसी के साथ साथ में जम्मू की तरफ भी एक ऑफेंसिव शुरू किया जाए। तो इसी तरह से जब ये 47 में विलय होता है तो उसके बाद ही सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। अब ये जो राजौरी डे मनाया जा रहा है, ये मनाया जाता है उन शहीदों को याद करने के लिए जो लड़े और इवन सिविलियंस जो मार्टियर हुए, क्योंकि इस समय 7000 से ज्यादा सिविलियंस थे जो राजौरी के रहने वाले बाशिंदे थे, जिनको उनका जो तहसीलदार था वो उनको छोड़ के भाग गया था और वो बिल्कुल डिफेंसलेस थे। और जो महाराजा की फोर्सेस वहां थी, स्पेशली 9 जैक के ट्रुप्स थे या 3 जैक के ट्रुप्स थे, वो इतने काबिल, इतने नंबर में नहीं थे कि वो उनको रोक पाते। और अब दूसरी जो इसका राजौरी का कैप्चर होता है, ये भी एक जैसे मीर जाफर की हम बात करते हैं, ये अपने ही लोगों के धोखे से कैप्चर होता है। ये कोई कवाली नहीं है, रेडर्स नहीं है, जो जैसा कि इतिहासकार हमको बताते हैं, ये इन्वेडर्स थे, सोची समझी चाल के मुताबिक आए थे। और हमारी जम्मू कश्मीर की फोर्सेस के 2 अफसर, रहमतुल्लाह खान और नसरुल्ला खान, इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी जो ब्रिटिश ने प्लान करी थी। इनको बोला गया था कि आप इस तरीके से प्लानिंग करेंगे और उनको वहां रखा, सही जगह पे उनको सबवर्ट किया और ये सारा मामला करा। तो अब इस चीज पे यहाँ के जो ऑपरेशन के बारे में जो बताता हूँ, ये जो ऑपरेशन लोगों को बताए जाते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। इस बार स्पेशली वहां पे अपने नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर है, जब उनके कोर कमांडर हैं, तो आर्मी ने मेला ऑर्गेनाइज कर रही है बड़ी स्केल पे, ताकि वहां के यूथ को बताया जा सके कि देखिए ये कुर्बानियां आपके पुरखों ने दी हैं और ये दोबारा जो लड़ाई पाकिस्तान ने छेड़ी हुई है आतंकवाद की, आपने भी इसमें मिलकर उनका साथ देना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तानियों को किसी भी हालत में जीतने ना दिया जाए। तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको इतिहास है, उसमें मैं 2 चीजें बताऊंगा। पहले मैं धोखे के बारे में बात करूंगा जो रहमतुल्लाह खान ने किया। ये जम्मू महाराजा की फोर्सेस के 9 जैक के ऑफिसर थे और होता क्या है कि जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने हमला कर दिया गया है, तो इनको भेजा जाता है कि आप जाइए और कोशिश करिए बचाने की। तो ये स्पेशली पहले इनका जो पहला कॉन्टैक्ट होता है वो एक जगह है, उसका नाम है सेंसा पालंतरी तहसील के अंदर आता है। तो वहां पे बताया जाता है कि दुश्मन के लोग आ गए हैं, पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं वो, और साथ में उनके इरेगुलर्स भी हैं, ऑफिसर्ड बाय पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड जेसीओ। तो वहां पे जब ये पहुंचते हैं
तो वहां पे उनको सरदार अब्राहम खान की एक टुकड़ी भी मिलती है, जिसने जो सिविलियन थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि पालंदरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनका इंडिपेंडेंट कंट्री है, और अपने आप को पीओजे के वगैरह बोलना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने भी एक टुकड़ी साथ में भेजी। तो ये दोनों टुकड़ियां जो आती हैं ये मिलके आगे चलती हैं। तो उसके बाद ये पहुंचते हैं थारूची फोर्ट में। अब थारूची फोर्ट में क्या था कि वहां पे जम्मू कश्मीर राइफल्स के, जम्मू कश्मीर ट्रुप्स जो थे, स्टेट फोर्सेस थी, उनके कुछ ट्रुप्स थे वहां पे, उन्होंने वो मोर्चा संभाला हुआ था। तो ये उनको जाके बोलते हैं कि देखिए हम तो आपके दोस्त हैं, हम भी जम्मू कश्मीर राइफल के हैं, और वहां पे जो ऑफिसर हैं जेएसपी, उनको भी मालूम है ये अपने ही सोल्जर्स हैं, अपने ही ऑफिसर्स हैं, पर उनको ये नहीं पता कि ये सब लोग इस वक्त दुश्मन के साथ मिल चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, और उन्होंने उनके लिए फोर्ट का दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही फोर्ट का दरवाजा खोलते हैं, अंदर जाकर के उन्होंने जितने गुरखा ट्रुप्स थे या जम्मू कश्मीर के डोगरा ट्रुप्स थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद थारूची से फिर ये चलते हैं टुवर्ड्स राजौरी। अब राजौरी में जब ये वहां पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहां कहां डिफेंसेस वीक हैं, क्योंकि ये अपने ही साइड के लोग थे। अब वहां पे सबसे पहले जो उनके तहसीलदार थे हीराजी लाल, वो इनको ये मैसेज भेजते हैं, कहते हैं भाई कोई नेगोशिएशंस कर लो, जाने मत तबाह होने देना। तो वो कुछ बात नहीं होती है, तो हीराजी लाल जो है वो रात को भाग जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो 10 नवंबर को, हाँ ये 9 नवंबर को आते हैं, 10 नवंबर को जब राजौरी के लोग सुबह जगते हैं तो उनको लगता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर वो थोड़े बहुत जो गुरखा ट्रुप्स थे या सिविलियंस की जो टुकड़ियां मिली, उन्होंने इनका मुकाबला किया, परंतु वो हार गए। तो वहां पे जब हार गए तो सारे के सारे शहरियों को इकट्ठा कर दिया गया ALG के ऊपर, एयरफील्ड के ऊपर। तो वहां पे फिर जो हिंदू थे अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी औरतों को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, कईयों को उन्होंने पॉइजन दिया कि इससे अच्छा है कि दुश्मन आके अगर आपकी कोई आपका अस्तित्व भंग करे या कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करे तो इसके पहले ही आप अपनी जान दे दो। और बाकी जो मर्द थे वो कोशिश की उन्होंने लड़ने की, पर वो लड़ नहीं सके, और अगले 6 महीने तक इन्होंने कम से कम 7,000 लोगों का मौत के घाट उतार दिया, किसी को स्पेयर नहीं किया। तो अब इस सिचुएशन में जम्मू कश्मीर की जो महाराजा की फोर्सेस थी, वो कोई भी टुकड़ी कहीं नहीं बची थी जो इनको आके बचाती। तो इतने में जब 27 अक्टूबर को भारत की फोर्सेस, इंडियन आर्मी जब लैंड करती है, तो नौशहरा में झंगड़ स्पेशली कैप्चर करते हैं 50 पैरा ब्रिगेड अंडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उनको टास्क दिया जाता है कि देखिए अभी आपने इनकी रक्षा करनी है और इनको राजौरी को कैप्चर करना है और पुंछ के साथ लिंक अप करना है। तो वहां पे इनकी एक टुकड़ी जाती है 4 डोगरास की। पहले फेज में बताया जाता है कि एक नंदपुर गांव है, उससे लेकर के एक भरवाली रिज है, इस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर दुश्मन ने अपनी अपनी डिफेंसेस ले रखी हैं अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। तो पहले इनको कैप्चर करना है। तो उसके लिए जो जंगल ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर है वो जाते हैं आगे और 4 डोगरास के साथ उसको कैप्चर कर लिया जाता है। अब वहां से नेक्स्ट फेज में उनको कैप्चर करना है चिंगस फोर्ट, जो एक बड़ी हैवीली फोर्टिफाइड एरिया है। और उसके लिए जो हमारे उस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान या उनके मेजर जनरल कुलवंत सिंह, इवन जनरल करियापा भी उस वक्त इसी एरिया में थे, उन्होंने एक टास्क दिया था सेंट्रल इंडिया हॉर्स को, जिनके पास 24 टैंक्स थे, और उनके कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल जोरावर सिंह। उनको बताया जाता है कि देखिए आपने मूव करना है इस एक्सेस पे और चिंगस को जाके आपने इन्वेस्ट करना है और उसको कैप्चर करना है। तो अब दुश्मन ने जगह जगह रास्ते में जहां टैंक्स चल सकते थे, जगह जगह माइंस बिछा रखी हैं। तो उस वक्त उन्होंने उनको हवाई दौरा किया, रेकी करी। उनके साथ एक इंजीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ तो टैंक जाना बिल्कुल नामुमकिन है, परंतु फिर भी सेंट्रल इंडिया हॉर्स की जो टैंक रेजिमेंट की जो ट्रेडिशन रही है, उन्होंने बोला हम तवी के अंदर से जाएंगे। तो तवी को कोई कम से कम उन्होंने 6-8 जगह पे क्रॉसिंग करी, तवी नदी के अंदर से। वो दूसरी तवी है, जो नॉर्मल तवी जो है जम्मू से गुजरती है वो नहीं, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो उसके अंदर से जब वो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से करते करते फाइनली वो चिंगस पहुंचते हैं। और चिंगस पहुंचते ही जैसे दुश्मन को समझ में नहीं आया कि टैंक आ गए इतने सारे, उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टैंक आएंगे। तो टैंक आने से वो अपना फोर्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो चिंगस को भी कैप्चर कर लिया जाता है। तो अगले फिर 2 दिन क्या करते हैं वो, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं अब राजौरी की तरफ बढ़ना। तो राजौरी का क्या है कि 10 तारीख को शाम को वो राजौरी पहुंच जाते हैं टैंकों के साथ। और वहां पे जब वो उसको राजौरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर 2 दिन तक वहां पे लड़ाई होती है और 12 तारीख को शाम को उनका कब्जा हो जाता है। तो इसलिए 12 तारीख राजौरी का कब्जा हो जाता है और जितने भी वहां पे उनके सिटीजन्स थे उनको छुड़ा लिया जाता है, उनकी जानें बच जाती हैं, उनको
रिलीफ, रेस्ट, रिहेबिलिटेशन, उनके लिए खाना पीना जो उनके पास अभी तक कुछ नहीं था वो दिया जाता है। और 13 तारीख को इसका जश्न मनाया कि 13 तारीख को हमने मनाना है रजौरी डे। और ये रजौरी डे कई सालों से मनाया जा रहा था, परंतु अभी लेटेस्ट पिछले 2 साल में जब देखा कि यहाँ आतंकवाद का जो भूत है वो बहुत जबरदस्ती तरीके से अड़ गया है, और यहाँ जरूरत है कि सिविलियंस को भी मोटिवेट करने की, भाई आपको आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आपको भी भागीदार बनना है। जो भारत की रक्षा फोर्सेस का जो सवाल है, मिलिट्री सोल्यूशन है, वो 80 to 85% अचीव हो चुका है। और ये सब इसलिए हुआ कि आर्टिकल 370 यहाँ से चला गया, और जो कमांड थी यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की वो चलेगी हमारी वापस MHA के पास। और आज सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, ये वो सब इकट्ठा मिलकर काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही तो हैं। अब हम साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें जो बदलाव आप बता रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में यकीनन और भी बेहतर नतीजे, और इसी से रिलेटेड अभी जो हाल फिलहाल में एक्टिविटीज हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि एक और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं सर आपका, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़े। पठानिया साहब, मैं आपसे भी ये समझने की कोशिश करूंगा, आमतौर पे हम इस दिन को आर्मी से जोड़ करके देखते हैं, जाहिर है कि उनकी कुर्बानियां रही हैं और बहुत ज़्यादा कुर्बानियां जम्मू कश्मीर में हमारे आर्मी ने दी हैं अब तक। लेकिन सवाल ये है कि चाहे वो पुंछ लिंकअप डे हो या फिर राजौरी डे हो, इसमें आम लोगों का रिलीजियस से थोड़ा अलग हट करके यहाँ के लोगों ने जो यहाँ पे बसे हुए, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, आम लोगों का कितनी कुर्बानियाँ रही हैं 1948 से लेकर के अब तक, क्योंकि दहशतगर्दी की मार लगातार झेला है इन्होंने, और 1948 से पहले भी चीज़ें देखिए आपकी नज़र में। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन शहीदों को, जब मैं वर्ड शहीद यूज करता हूँ तो इसके अंदर मैं सिविलियन का भी लूंगा। जो जब ये पुंछ और रजौरी कैप्चर किए गए थे पाकिस्तान आर्मी द्वारा, इट वाज ए प्लान्ड कंस्पिरेसी। और ये इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नवंबर में आए थे और हमने इसको अप्रैल में कैप्चर किया। 5 महीने वो वहां पे फोर्टिफाइड तरीके से और अपना जो नाच तांडव तक कर रहे थे उसका उनको भुगतना पड़ा, हमारे उनको भी और हमारे सिविलियन मासूम सिविलियंस को भी। बॉर्डर एरिया की ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जब भी कोई सीजफायर वायलेशन होती है या इस किस्म की घटनाएं होते हैं तो वहाँ के लोग सफर करते हैं, और ये जरूरी है कि हम उनकी सफरिंग को ध्यान में रखें। मैं सबको नमन करता हूँ, फौज के शहीदों को भी जिन्होंने इसमें अपना बलिदान दिया। तो ये एक जो चीज है इसका, और ये भी मेरे को खुशी की बात है कि अभी राजौरी डे जो है एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है जो हमारी यंग जनरेशन है कि आपकी जो एकता और अखंडता बनाने के लिए, भारत देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ताकि वो इससे एक इंस्पिरेशन उनके दिमाग में आए और वो एक नेशनलिस्टिक और पैट्रियोटिक भावना से प्रतिभूत होके अपने आप को नेशन को लिए कमिट करें। तो ये अच्छी शुरुआत है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बाकी आपने ब्रिगेडियर साहब ने बड़े विस्तार से बता दिया है कि कैसे लड़ाई हुई थी, उसके अंदर मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम ये देख के चलें कि अगर पुंछ और राजौरी जो है, अभी आपको पता होगा कि जब ये एपी सेंटर कश्मीर से शिफ्ट हुआ था उस समय शुरुआत उसकी पुंछ और राजौरी से हुई थी, क्योंकि टेरेन जो है वो के लिए गैप्स हैं वहां पे विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द इन्फिल्ट्रेटर्स, और पाकिस्तान ने उसका भरपूर उपयोग किया। और उसके बाद उन्होंने सिविलियन को भी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की, फौज के ऊपर भी की, अम्बुश भी की, सब कुछ होता रहेगा। अभी जरूरत ये है कि हम एक इस डे से इंस्पायर होके एक कमिटमेंट लें अपने आप से कि हमने टेररिज्म को JNK के अंदर खत्म करना है, और जहां जहां पे हमारी कमजोरियां हैं उनको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उनको इस तरीके से दूर करना है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर UT है वो टेररिज्म से पूरी तरह फ्री हो जाए, और हमारी जो मासूम और वैल्यूएबल जाने जो जा रही हैं सिविलियन और सोल्जर्स की, उनके ऊपर पूर्ण रूप से विराम लगाया जाए। और टेररिस्ट के लिए उनके खिलाफ जो सपोर्टर्स हैं, खासकर मैं उनकी बात करूंगा, जो स्लीपर सेल है या OGW है या सिंपैथाइजर है, उनके लिए कड़े कानून बना के उनको कड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि वो ये हिमाकत ना करें कि किसी भी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो। और पाकिस्तान को जो इविल डिजाइन है ऑपरेशन टोपैक वाला, टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts for 1000 years, उसके वो पूरी तरह से विफल हो जाए।
बड़ी बात यह है कि मैं भी इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था, क्योंकि राजौरी डे जाहिर है कि हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला रहा है और उसी पे हम बात करना हमने शुरू की थी। लेकिन साथ में डॉक्टर सागर आपसे ये चीज़ समझूंगा, ये जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं, स्लीपर सेल हों या OGW हों, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमने कामयाबी के झंडे इंटरनेशनल मार्केट में गाड़ दिए, वहाँ से अपने दुश्मनों को पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। अब जहाँ पे भी ऑपरेशंस होते हैं आर्मी को ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं और किसी भी तरह की जो है घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया जाता है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी एक ऐसा कोना है जहां पे हमें लगता है, आम लोगों को ये लगता है कि यार ये थोड़ा सा अगर ख़त्म हो जाता तो शायद आर्मी को और मुल्क के लिए भी ये तमाम तर चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। स्लीपर सेल और OGW के लिए हमें बताइए, क्या इसका भी कुछ किया जा सकता है? डॉक्टर सागर। अच्छा, मेरे एक सवाल मेरे लिए है। जी जी जी। मैं आपको ये बता दूं कि OGWs और स्लीपर सेल्स जो है, ये इनकी जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी शुरू हुई थी 2 साल पहले, ये एक नई स्ट्रैटेजी थी मिलिटेंट्स की, स्पेशली पाकिस्तान की ISI की तरफ से, कि जितने भी राजौरी, पुंछ और ये चिनाब के आसपास के इलाके हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो सेवज धार लेके चंबा तक जाती है, यहाँ पे अपने अपने जो जिन लोगों के यहाँ पे रिश्तेदार हैं या कोई जान पहचान के लोग हैं, वहां जाके उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए और वो 5, 6, 8 महीने वहां रहें एज नॉर्मल सिटीजन, ताकि किसी को उनके ऊपर कोई शक ना हो। तो वो उस चीज को करा। और साथ में कुछ जो लोग जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो हर साल सर्दियों में नीचे आते हैं और गर्मियों में पहाड़ों की चोटियों पे जाते हैं एज नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ दिस, जो नोमैड लोग हैं, वो उनको भी सबवर्ट किया जाए। अब मैं यहाँ एक बात, ये कोई ब्रॉड ब्रश में इनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज से अगर देखा जाए 47 ऑनवर्ड्स इन्होंने भारतीय सेना की बहुत मदद की है, बहुत सारे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और बहुत सारी एक्शनेबल हिंट रियल टाइम में ला के दी है भारतीय सेना को, और कई जगह पे इन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। और अगर मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि राजौरी, पुंछ के बीच में 1 या 2 जगह पे इनके वॉर मेमोरियल्स हैं, जहां पे इनके सिविलियन ने, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिनके मार्टियर्स हुए हैं, उनकी मेमोरीज में वो मेमोरियल्स बने हैं और वहां पे हर साल मेला लगता है। परंतु अब सिचुएशन ये है कि ये बात जो है, ये पाकिस्तान की ISI और उसके स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को भी समझ में आती है। तो वो क्या करें इसके लिए? तो मेरे विचार में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इनको सबवर्ट करना शुरू किया है। सबवर्ट करने के लिए उनके पास क्या क्या वेपन्स हैं? पहले उनके पास सबसे बड़ा वेपन है रिलीजन का, रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, कि देखिए ये स्टेट आपके खिलाफ है, आप इनकी क्यों मदद कर रहे हो, ये भारतीय हैं या हिंदू हैं, ये हैं या वो हैं, जो भी। तो एक रेडिकलाइजेशन का भी तरीका हो सकता है। दूसरा जो है, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं, अब अगर जब ये ऊंची पहाड़ियों की नीचेस में चल रहे हैं, जहाँ यहाँ पे इन्होंने डोक्स बना रखी हैं, वहां पे इनकी डिफेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर ये मान लो एक गांव के अंदर 10 गांव हैं, तो वो गांव कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में फैला होगा, तो एक दूसरे के 10 घर हैं, तो वो 10 कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो अगर वहां पे आएंगे तो वो अपने गन का डर दिखा के, देखो अब तुम्हें हम गोली मार देंगे, तो इसलिए तुम हमें छुपने की जगह भी दो, हमारे लिए खाना भी बनाओ, हमारे लिए लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त भी करो। तो बेचारे गन के डर से कर देते होंगे। और फिर उसके बाद उनका सिम भी इस्तेमाल करते हैं और उनका आधार कार्ड लेते हैं और वो पीछे भेज देते हैं। वो बोलते हैं अगर हमारे जाने के बाद आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया तो जो नेक्स्ट बंदा आएगा हमारा, वो आपका आधार कार्ड लेके आएगा और आपको गोली मार देगा। अब ये दूसरा दहशत का माहौल है। और तीसरा, ये गरीब लोग हैं। अब वहां पे एक खाना खाया, जैसे एक इंसिडेंट हमको मिला कि एक डिनर की कीमत उन्होंने 6,000 रुपए दी। अब इस किस्म का पैसा अगर किसी को मिले और वो गरीब हो एंड वन ऑफ काइंड हो कभी कभार, तो क्यों नहीं सबवर्ट हो जाएगा? अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी एक सिविलियन पॉलिसी, मैंने बोला मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो 80-85%, 95% अपना काम कर चुका है। अब इसके आगे सिविलियन भागीदारी की जरूरत है। अगर हम किसी तरीके से इन लोगों को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को और सो कॉल्ड स्लीपर सेल्स को, हम उनको कन्विंस कर सकें कि देखिए आपकी जान सुरक्षित है, आप भारतीय हैं, भारत के साथ में आपका ज्यादा फायदा है, ना कि मिलिटेंट्स का साथ देकर के आपने उनसे डरना नहीं है। रिलीजन का कार्ड जो है ये एक तमाशा है, एक रिलीजियस फैक्टर है, जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जिससे आपको सबवर्ट किया जा रहा है। इसमें अल्टीमेटली आपकी बर्बादी है। तो अगर वो एक किस्म की एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी निकले, कोई ऐप हो, कोई हेल्पलाइन नंबर हो या कोई सिस्टम हो जिसमें सिविलियंस इसमें एकदम से कोई अगर किसी को देखते हैं, क्योंकि जो भी मिलिटेंट आएगा वो रेकी करके आएगा, वो इंश्योर करेगा कि उसके रूट के अंदर ना कोई आर्मी वाला हो, ना कोई
पुलिस वाला हो, और मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई गांव में कोई सिविलियन किसी के दुकान पे जाके वो अपने खाने का सामान खरीदेगा, किसी के घर में जाके जगह मांगेगा, या किसी ढोक में जाके बैठेगा, तो वहां कोई ना कोई सिविलियन तो उसको देखेगा। तो मैंने जब बात कर रहा था लोगों से कि सर उनके कपड़े भी हमारे जैसे होते हैं, सब कुछ वैसा ही है, मैं कहा अगर वो सब कुछ तो है परंतु उसका एक्सेंट तो डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर तंत्र बनाया हो जिसमें वो इन्फॉर्म कर सके रियल टाइम में, ताकि उनको आगे पकड़ा जा सके, उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सके, तो ये आतंकवाद जो है ये 100% मिट जाएगा। और बड़ी बात है कि इस पे असर भी होगा। ये सारी जो कार्रवाई जो मैंने बोली है ये सारी एक्शन ग्राउंड पे हो रही है, और इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, पूरे के पूरे जम्मू डिवीजन में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में सर्चेस चल रही हैं, एनकाउंटर्स चल रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोएक्टिव हैं, ये रिएक्टिव नहीं है जैसे पहले होता था, अब वो प्रोएक्टिव हैं, उसकी वजह से वो उनका धरपकड़ चल रही है, और ये आई एम श्योर विद इन अ मैटर ऑफ टाइम में भी कपल ऑफ वीक्स ये सब खत्म हो जाए। बड़ी बात है, और जाहिर है कि हम यही चीज़ें उम्मीद भी करेंगे। कर्नल पठानिया साहब, जैसे आपने सरहदी इलाकों के लोगों की बात की थी और सागर साहब भी वही चीज़ें कह रहे थे, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे विलेज डिफेंस गार्ड हमने बनाया और काफ़ी बेहतर एक्टिवली वो काम करते हैं लोगों के साथ, उनका हालांकि नुकसान भी है, उनको छुपने के लिए बहुत सारे बैंकर भी बनाए। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप लोग उस जगह से बोल सकते हैं, बता सकते हैं आवाम को जहां से हमारी सोच भी नहीं जा सकती। मैं आपसे समझूंगा, सरहदी इलाके के लोग इकोनॉमिकली या फिर सोशली, क्या उन्हें और भी या किसी भी तरीके से जो आप समझते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको और भी ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है किसी भी लिहाज से? कर्नल पठानिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ताकि और आपके दर्शकों को भी ये बताता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप में होता है, इनकी जो ट्रेनिंग कैंप से ये लॉन्च पैड पे लाए जाते हैं, जहां से इनको गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं। वो गाइड उस एरिया से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं, वो इनको 1-2 किलोमीटर अंदर ले आएंगे सेफ एरिया से, जहां गैप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस कम है, जहां पेट्रोलिंग कम होती है, कोई नाला देख लिया, कोई नदी का किनारा देख लिया, जंगल वाला एरिया देख लिया। उसके बाद यहां से एक नया सेट जाता है गाइड्स का, वो गाइड का जो सेट, वो पुराने वाले वापस चले जाते हैं, और जो नए वाले गाइड्स हैं वो इनको ले जाते हैं इनका जहां पर सेफ हेवन है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ISI ने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने अपने मॉड्यूल बनाए हुए हैं, और ये जो मॉड्यूल हैं जितना ज्यादा ये अच्छा फंक्शन करेंगे, अभी आप देखिएगा कि कठुए के अंदर जो लगातार हमले हो रहे हैं जी, तो ये एफिशिएंसी है उस मॉड्यूल की जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी संभाले हुए है। अभी सवाल ये है कि ये लोग अगर आते हैं, वहां पे रहते हैं, टारगेट एरिया की रैकी करते हैं, उसके बाद वो अपना केवल मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू देयर एक्शन एंड दे मेल्ट, या तो वो वापस चले जाते हैं, या उनको जो नेक्स्ट टास्क है उसके लिए वो जंगलों में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि कठुआ वाले जो लोग हैं वो फाइनली रामबन और किश्तवाड़ में जाके मिले, कुछ वहां मिल गए थे। तो ये एक ट्रेंड है, और कोई भी ट्रेंड तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास लोकल सपोर्ट और गाइडेंस ना हो, और आपके पास सेफ हेवन ना हो। अभी जहां तक आप बात कर रहे हैं VDC की, विलेज डिफेंस कमेटी की इतनी खराब हालत है, पिछले कुछ दिन पहले VDC किश्तवाड़ में हुआ था शायद, या डोडा में, VDC कमेटी के 2 मेंबर को उठा के ले गए थे, और बाद में उन्होंने उनको किल कर दिया था। बिल्कुल, VDC वालों को ना गवर्नमेंट ने वेपन दिए हुए हैं, ना इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और ना ही कोई इनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो VDC which are supposed to be eyes and ears of the organization which is fighting the militancy, वो काम करेंगे आपके लिए? तो ये सिर्फ कहने की बातें। और दूसरा, मैं भी थोड़ा विजय से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा जी। हमारी अप्रोच प्रोएक्टिव नहीं है, हमारी अप्रोच रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि आप बंदों को अंदर ना घुसने दें, और सीज फायर वायलेशन अगर पाकिस्तान करता है हर बार, तो वो वायलेशन हमारे साथ होनी चाहिए। मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं कि हमें सीज फायर एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ किया है उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको वो लगातार वायलेट कर रहे हैं। और हमारी जो इमेज क्या जा रही है, इतना शक्तिशाली नेशन है इंडिया, एंड अवर प्रोजेक्शन इज ऑफ ए सॉफ्ट इमेज। लेट्स लर्न सम लेसन फ्रॉम ए कंट्री, स्मॉल कंट्री लाइक इजराइल। उनकी आप देखिए वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है।
हमारे यहाँ ये आदत है, बंदे कोई खबर दे देता है, हम जाके पुलिस या उसके साथ आर्मी के साथ चले जाते हैं, एनकाउंटर होता है, कई बार हमारे लोग मरते हैं, कई बार उनकी किलिंग हो जाती है। ये तो ट्रेंड चल रहा है और इसका बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो ट्रेंड है इसको कर्व करना जरूरी है, खासकर भारत जैसे शक्तिशाली देश के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान अपने साथ, तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है और उनके पास तो गोला बारूद के पैसे तक नहीं है। वो जो अभी दे रहे हैं वो चाइना उसकी मदद कर रहा है, जिसकी मदद से वो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं। तो वो कंट्री जो एक रोग नेशन है, जो टेररिज्म की जननी है, जो इकोनॉमिकली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसके अंदर अपनी खैबर पख्तूनवा से लेके पीओके ले लीजिए, उसके बाद बलूचिस्तान ले लीजिए, जिस तरीके से वहां उनकी इंटरनल सिचुएशन है और इकोनॉमिकल टोटल बेल्ट डाउन हो चुका है, उस कंट्री को हम सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये एक सोच का विषय है। हमें उनको ब्लेम करने की जगह लेट्स स्ट्रेंथन अवर ओन होम। आईबी और एलओसी को जितना सीलिंग कर सकते हैं आप, आई मे नॉट से 100%, 90-95% कीजिए। अगर एडिशनल ट्रुप्स की जरूरत है, एडिशनल ट्रुप्स लगाइए। अभी कॉर्डन एंड सर्च का क्या कंसेप्ट है कि ये लोग जाते हैं, इनको पता है कि वहां पे फौज की प्रेजेंस नहीं है। पिछली बार मैंने सुना था कि 75 नए एरिया हैं जो वल्नरेबल एरिया है, जहां पे हमारा डोमिनेशन नहीं है, वहां पे पुलिस और बीएसएफ की पिक्चर लगानी थी उन्होंने। वो लगाई है कि नहीं लगाई है मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर मिलिटेंट को ये पता है कि फलाने जंगल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक नहीं पहुंच सकती हैं, उस एरिया को कांस्टेंट अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, डोमिनेट कीजिए उस एरिया को, वहां पे पिकेट्स एस्टेब्लिश करने की जरूरत है तो लाइए। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थोड़ा है। इंटेलिजेंस ग्रेड अगर ठीक काम नहीं कर रहा उसको शक कीजिए। बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि बिल्कुल तहव्वुर राणा को, डेविड हेडलो को, जिसको भी हो हम अमेरिका से मंगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और उसके अलावा हमने अभी अब जिस तरीके से कठुआ का जिक्र कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर है कि वहाँ भी हमें कामयाबी मिली। उसके अलावा दूसरे जितने भी, इवन अनंतनाग में, कोकरनाग में इतने दिनों तक चलता रहा मामला, और उसके बाद फाइनली हमने सारे इक्विपमेंट भी देखे, हम लोगों ने भी देखा कि हमारी फौज कितनी सशक्त है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि एक सुपर पावर की तरफ कदम हम बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उनके मुकाबले वो हमारे किसी एक स्टेट के मुकाबले में भी नहीं आते। फिर भी आम लोगों का ये ज़रूर सवाल रहता है कि आखिर ये जो सीज फायर वॉलेशन है वो कैसे कर पाते हैं? हमारे स्नैपर्स उनके बैठे रहते हैं, वहाँ से फायर कर देते हैं, हमारे लोगों का नुकसान हो जाता है। और जाहिर है कि ये सारे सवाल आम लोगों के भी हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर साहब, आपसे समझूंगा मैं ज़रूर, प्लीज़ हमें ये भी समझाइए। देखिए, मैं कुछ अभी जो डिबेट चल चुकी है इसके एक दो पहलुओं पर मैं बोलना चाहूंगा। ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच का जहां तक सवाल है, हमें इसको लिटरली सेंस में नहीं जाना है। ये जो कठुआ का ऑपरेशन है, जो जम्मू डिवीजन के अंदर जो 9 जून के बाद ये शुरू हुआ है पिछले साल से, ये इस वक्त जो कठुआ का फरवरी मार्च वाले ऑपरेशन है, ये वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। उसका मैं रीजन भी आपको ये दूंगा। 9 मार्च को होम सेक्रेटरी जम्मू में थे, हाई लेवल मीटिंग हुई थी राजभवन के अंदर, उसके बाद भी कोई ज्यादा हरकत नहीं हुई, परंतु वही होम सेक्रेटरी दोबारा आते हैं जम्मू में 16 या 17 मार्च को, और एक बहुत हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें सारी की सारी फोर्सेस जितनी भी अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, उनकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के बाद खलबली मच जाती है इन अ सेंस कि जम्मू से लेके कठुआ तक का जो एरिया है, टोटल एरिया के अंदर एरिया डोमिनेशन में ट्रुप्स फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग आर्मर को यूज किया जाता है। और ये सीरियसली इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उस वक्त जितने आर्मी पुलिस के फंक्शंस थे, एटलीस्ट 3-4 का तो मैं खुद गवाह हूं, दे वर कैंसल्ड, दे सेड फॉर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। अब क्या हो रहा था एज ए सिविलियन या एज ए रिटायर्ड ऑफिसर, आई वुड नो, बट देन मेरा जब मैं आज बैठ के अनुमान निकल लगाता हूं तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमारे पास बड़ी इंटेलिजेंस थी कि करीब 60 लोग इंटरफिल्ट्रेट कर रहे हैं। और ये जो इन्फिल्ट्रेट करने वाले जिनको हम जैश ए मोहम्मद बोल रहे हैं, हो सकता है लेड बाय द पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज, क्योंकि इनकी टैक्टिक्स, इनका इक्विपमेंट, इनका वेपन्स, M4 राइफल, कार्बाइन, उसके बाद इनके पास जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये सारी की सारी जो है चली चीज है। इसलिए मैं इसको प्रोएक्टिव मानता हूं। ये एक सक्सेस है कि अगर हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस आई, जैसे पठानिया साहब ने बोला, 2 या 3 के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करना है, और इतने बड़े बॉर्डर पे जहां पे बहुत सारे नदी नाले हैं, 500 बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके ट्रिब्यूटरी नाला, ब्रोकन ग्राउंड, फॉरेस्ट, यहाँ के अगर आप इसको 100% फेंसिंग नहीं कर सकते, और फेंस का एक प्रिंसिपल होता है कि जो भी आप कोई ऑब्स्टेकल या फेंस लगाते हैं, इट शुड बी कवर्ड बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशन। अगर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते या उसके ऊपर फायर नहीं कर सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है।
रात के अंधेरे में या बैड वेदर में एक आदमी स्नीक कर जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट इवन इफ आपके पास IR डिवाइसेस होती हैं। तो इसलिए इन्फिल्ट्रेशन इनएविटेबल है, क्योंकि अटैकर के पास इनिशिएटिव है, उसको आप नहीं रोक सकते। परंतु ये है कि जो वो अंदर आ जाता है तो उसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए जैसे आपने VDGs का बात किया, VDGs को डिफंक्ट बना दिया गया था, क्योंकि बोला कि एरिया पीसफुल है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्सेस को निकाल के भेज दो। चाइना बॉर्डर पे जब गलवान होता है, अफगान फोर्सेस वापस आ रही हैं, वो हमारे पास उसका प्रूफ है, और कुछ कमांडो यूनिट्स भी इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे एक VDGs को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, एक जम्मू कश्मीर में लंबड़दार चौकीदार नाम की एक संस्था है, जिसको भी डिफंक्ट बना दिया गया था। अगर वो एक्चुअली असली में आईज एंड ईयर्स वो हैं, और VDGs के जो लोग हैं वो मोस्टली होने चाहिए एक्स सर्विसमैन, जिन्होंने ऑलरेडी वेपन्स हैंडल किए हैं, जिन्होंने इंसर्जेंसी में लड़ाई लड़ी है, उनका एक्सपीरियंस है। तो इस किस्म की जो चीजें हमको रिवैम्प करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमारे DGP साहब हैं नलिन प्रभात, वो खुद बैठे हैं इस ऑपरेशन के इंचार्ज, कठुआ में बैठे हुए हैं। अब नलिन प्रभात साहब की जो बैकग्राउंड है, ये कोबरा फोर्स कमांडर थे आंध्र प्रदेश में, और नक्सलवाद को इन्होंने आंध्र प्रदेश से जड़ से खत्म किया। तो वो एक्सपीरियंस इनके पास है। अब यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस, बाकी फोर्सेस का तालमेल, प्लस जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, आज जम्मू कश्मीर की पुलिस एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है वीज़ा-वी आज से 10 साल पहले, इसमें खुश जो कि मैंने खुद देखा हुआ है। तो उसके अलावा भी अगर M4 राइफल्स वगैरह, कार्बाइन वगैरह मिलिटेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे पुलिस वालों के पास AK से बढ़ के आगे कुछ है ही नहीं है। तो हमारी पुलिस फोर्स को भी उतने ही एडवांस वेपन्स देने की जरूरत है। मतलब ये हम बेटरमेंट की तरफ और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, साफ तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल SS पठानिया, मैं आपसे भी एक चीज समझूंगा, क्योंकि आप दोनों उस लेवल के एक्सपर्ट हैं, ना सिर्फ चूंकि आप लोग फील्ड में भी आपने देखा है, अब भी उन चीजों से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ LOC है, एक तरफ LAC है, दोनों तरफ हमारे लिए टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा जो है हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और हम रह भी रहे और कामयाबी मिली अब तक। लेकिन फिर भी आपकी नजर में क्या दोनों तरफ से इन तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद आपको लगता है कि और कुछ चीजों की जरूरत है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं ना कि LAC के ऊपर इट इज 100% मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पे इस तरफ नहीं है। अब यहाँ पे जरूरत यह है कि फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन करनी है, और फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, जैसे मैंने बोला कि मिलिट्री सोल्यूशन का लिमिट आ गई है, अभी हमें यहाँ पे सिविलियन सोल्यूशन भी चाहिए। बाकी आपने बोला कि पाकिस्तान गरीब कंट्री है और हम बहुत अमीर हैं, दुनिया में कहीं नहीं आते हैं, तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, पाकिस्तान का टेररिज्म का जितना भी बजट है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी है जो ड्रग्स नार्को टेररिज्म के कहलाई जाती है। जितनी भी खेती ड्रग्स की होती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो सारा का पैसा ड्रग्स मनी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है वर्ल्ड ओवर, और वो पैसा ISI कंट्रोल करती है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान का नॉर्मल GDP या बजट है उसका कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान कल को गर्त में भी चला जाए, इंसर्जेंसी का पैसा चलता रहेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को भरने के लिए आवाम को कंगाल कर रखा है। कर्नल पठानिया, आपसे भी मैं जरूर राय लेने की कोशिश करूंगा इसी पे। दोनों तरफ LAC LOC दोनों तरफ जिम्मेदारियां ज्यादा है, कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं। गवर्नमेंट को बोला है कि कैनोपीज की जो खेती है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको डेवलप करिए। LAC का सवाल है जो हमारा चाइना के साथ है जी, वहां पर IT का डिप्लॉयमेंट था। अभी एक नया डिवीजन बन रहा है जो वहां पे डिप्लॉय होगा, उसके वो ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं है, वो अंडर कंट्रोल है LAC। हमारी जो प्रॉब्लम वो है अभी LOC और IB की जी, इंटरनेशनल बॉर्डर भी कठुआ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, सांबा से हो रहे हैं, वो IB के थ्रू हो रहे हैं। इसके अंदर ये लोग क्या करते थे कि या तो टनल बना लेते थे जिससे पता ना चले, कोबरा वायर लगी हुई है वहां पे, टनल की, उसके बाद पार होके निकल गए। दूसरा, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं IB की, जो चिनाब के जो ईस्ट से शुरू होके रावी रिवर तक जाती है, उसके अंदर कितने नाले होंगे? 20 या 25? बिल्कुल। आप उन नालों को पकड़िए, हर एक नाले के अंदर एक एक सेक्शन लगा दीजिए, वो पूरी तरह से अंडर सर्विलेंस आ जाएगा, और वहां से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहां से वो निकल जाए। एडिशनल ट्रुप्स की जब मैं बात करता हूं, दैट इज माय पर्पस कि लेट्स मेक इट एज ग्रेट सील एज पॉसिबल, वेयर द उनको डर हो। अगर हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि ये नहीं है तो इन्फ्लिटेट करेंगे, तो देन इट इज समथिंग ए वीक अप्रोच टुवर्ड्स आवर पोटेंशियल टू कंटेस्ट द मिलिटेंसी। बिल्कुल, इट्स डूएबल, वेरी मच डूएबल। और पिछली बार मैंने कहीं पढ़ा था कि देयर अबाउट 30 वॉल्स व्हिच आर बीइंग मेड,
अभी बीएसएफ जो है उसको गार्ड कर रही है, एलओसी को जो गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्मी के पास है। और क्या वजह है कि अभी आईबी के अंदर ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं? वो आते हैं जैसे ट्रेडिशनल रूट जिसको हम बोल लीजिए, सांबा कठुआ की तरफ से घुसेंगे, उसके बाद हाईवे को पार करके वो जो जंगल्स है वहां पे अपना वो करके गाइड के साथ वहां अगर कोई एक्शन करना तो ठीक है, अगर कोई इंटेलिजेंस चली गई तो एनकाउंटर हो जाएगा, अदरवाइज दे विल हेड फॉर देयर टारगेट एरियाज। तो ये बड़ी जरूरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे को कोई शक नहीं है कि हमारी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन पुलिस का जो मेन रोल है दैट इज नॉट टू फाइट द मिलिटेंसी। मैं उड़ी में कंपनी कमांडर था, 95-96 की बात कर रहा हूं। पुलिस उस समय आर्मी के साथ नहीं होती थी, जो भी ऑपरेशन होते थे वो आर्मी कंडक्ट करती थी। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ए सॉफ्ट टच वाली फीलिंग आई, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अभी आर्मी और सीआरपीएफ कभी हो जाती है तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस कंबाइन होकर पुलिस के साथ एक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एरिया के अंदर हम कैजुअलिटी सफर करते हैं, देयर इज समथिंग अगेन रॉन्ग। ये लोग जो हैं ये किस्म का शिकार है, उनको ये पता नहीं है कि वो कौन से एरिया में जा रहे हैं। उन्होंने अपने वेपन टांगे हुए हैं, अपने लिए एडम का सामान लिया हुआ है, खाना लिया हुआ है, गाइड मिल रहा है उनको, पूरी होल एनवायरनमेंट इज होस्टाइल। उसके बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने कि वो M4 राइफल लेकर के आ रहे हैं। मुझे सुनकर के ही बहुत हैरानी होती है कि वो लोग इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इतनी प्लानिंग के साथ आते हैं, और जाहिर है कि हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लें और बहुत नए सिरे से ऐसी जगह वार करें कि दोबारा उनको हिम्मत ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया कर्नल SS पठानिया साहब हमारे साथ बेहतरीन बातचीत के लिए और लोगों को उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। ब्रिगेडियर डॉक्टर सागर साहब, जहाँ पे लोगों की तवज्जो आमतौर पर नहीं जाती है और वो जानना लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और उन चीजों